Hello students, today we will talk about Gandhiji's theory trusteeship, संरक्षकता सिद्धांत गांधी जी के। मेनली अभी तक मैंने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है गांधी जी के बारे में। ये तीसरा टॉपिक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से नोट्स बना रहा हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक जहाँ जो लोग जो है सो पढ़ने में असमर्थ हैं, जो लोग कॉलेज जाने में असमर्थ हैं, वो बच्चे घर से उनको नोट्स मिले। इसलिए मैं सारे नोट्स को टॉपिक बाय टॉपिक आपका इसमें डाल रहा हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, स्टूडेंट्स सारे पॉइंट्स को बढ़िया से लिखेंगे, 2 बार 1 बार जो जब भी जितने भी बार हो वीडियोस को सुन लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर। ठीक है, तो संरक्षकता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं गांधी जी का। तो वो मेनली कहते थे कि जो धनी व्यक्ति है वो उतना ही धन अपने पास रखे जितने से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, और बाकी का धन जो उनके पास बच गया वो अपने पास रखे ताकि वो समाज की सेवा कर सके। ठीक है, यही मेनली जो है सो मीनिंग है संरक्षकता सिद्धांत का। चलिए आगे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातों को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन भूमिका की बात करें। मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, तो गांधी, पहले भूमिका हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन। गांधी जहाँ घोर व्यक्तिवादी थे वहाँ पक्के समाजवादी भी थे। उन्होंने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। ये क्वेश्चंस यूजीसी में बहुत पूछा जाता है, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। वे मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों के विरोधी थे। ठीक है, पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों के विरोधी थे। उनका उद्देश्य था समाज में संपत्ति का समान वितरण करना। ठीक है, वो मेनली जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते थे, मतलब आर्थिक समानता चाहते थे सबके बीच। ठीक है, आर्थिक विषमता की खाई को पटाना। वे आर्थिक समानता के पक्ष में थे। उनका कथन था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो रोटी और कपड़ा को ज़्यादा प्राथमिकता देखते थे। ठीक है, ऐसे वे रोटी और कपड़ा को ही प्राथमिकता देते थे। पूंजीपति स्वार्थी होता है, उससे देश की सेवा की आशा करना अनुचित है। गांधी ने ठीक ही कहा है। यह कल्पना करना कि एक भारतीय रॉकफेलर अमेरिकी रॉकफेलर की अपेक्षा अच्छा होगा, कोरी मूर्खता होगी। ठीक है, अतएव समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए गांधी ने संरक्षकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की प्रेरणा गीता, उपनिषद, टॉलस्टॉय, रस्किन के ग्रंथों से मिली है। संरक्षकता सिद्धांत सर्वोदय, रोटी के लिए श्रम, अहिंसक समाजवाद, मनुष्य की अच्छी प्रकृति और व्यवहारिकता विचार जैसे आदर्शों पर आधारित है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संरक्षकता सिद्धांत गांधी की मौलिक, अनुपम और आदर्श देन है, जिसकी अमिट छाप विचारकों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और जनमानस पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात रहा। अब क्या कहते हैं हम लोग संरक्षकता सिद्धांत का अर्थ देखते हैं। एक एक पॉइंट्स मिस नहीं कीजिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, जो अंदर का मटेरियल है वो आप कम लिख सकते हो, उसको आप समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बनाया है ये कलर से, वो पॉइंट्स मिस मत करना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में बात करते हैं।
तो गांधी के अनुसार संरक्षिता सिद्धांत का अर्थ है कि धनी व्यक्ति अपने को केवल उतनी ही संपत्ति का स्वामी समझे जितनी से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, और अपनी शेष संपत्ति को अपने पास समाज की धरोहर मानकर उसका प्रयोग समाज के हित में करे। गांधी के शब्दों में, धनवान आदमी के पास उसका धन रहने दिया जाएगा, परंतु वह उसका उतना ही भाग काम में लेगा जितना उसे अपनी ज़रूरत के लिए उचित रूप में चाहिए। बाकी को वह समाज के उपयोग के लिए धरोहर के रूप में समझेगा। इस तर्क में यह मान लिया गया है कि संरक्षक विश्वसनीय होंगे, ठीक है, कि जो ट्रस्टीज होंगे वो विश्वसनीय होंगे, किसी तरीके का कुछ नहीं होगा। अब अपरिग्रह से घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशन विथ नॉन पोजेशन। गांधी का संरक्षिता सिद्धांत अपरिग्रह से घनिष्ठ संबंध रखता है। अपरिग्रह किसको कहते हैं भैया, पहले ये वो जान लीजिए। अपरिग्रह का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो अपरिग्रह बोल रहे हैं मतलब कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे इसके जीते जागते एग्जाम्पल, जिन्होंने एक कमरे में जो है सो अपना सारा कुछ काट लिया और उनके पास सिर्फ किताबें थीं, ठीक है। यदि वह ऐसा करता है तो चोरी करता है। यदि उसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो उसे उस संपत्ति को स्वयं का ना मानकर समाज की माननी चाहिए। गांधी का कथन है कि संसार की समस्त संपत्ति का स्वामी ईश्वर है, ठीक है। गांधी मानते हैं कि संसार में जितनी भी संपत्ति है, यहाँ तक कि आपका जो शरीर है उसका भी वो भी जो है सो आपका ईश्वर की देन है, ईश्वर की संपत्ति है। व्यक्ति को उसमें से केवल उतना ही भाग प्राप्त करने का अधिकार है जितना उसके लिए आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार संपत्ति एक पवित्र धरोहर है जो उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो उसे सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग करता हो, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि संपत्ति उसी के पास होनी चाहिए जो दूसरों के बारे में सोचे, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, उनका भला करे, उन्हीं के पास संपत्ति होना चाहिए, ठीक है। लालची लोगों के पास नहीं होना चाहिए। अधिक धन संग्रह की लालसा चोरी है और दंडनीय भी है। गीता में अपरिग्रह की शिक्षा दी गई है, ठीक है। ये अपरिग्रह का सिद्धांत अगर गांधी जी का पूछा जाएगा तो गीता से लिया गई है कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हो उन्हें संपत्ति को ट्रस्ट समान समझना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। इन्हें ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं को सार्वजनिक सेवा में लगा देना चाहिए। ऋषि महर्षि का स्वैच्छिक त्याग ईश्वरीय विश्वास का प्रतीक है। ऋषि महर्षि जैसे सब कुछ अपना त्याग देते हैं तो ये एक तरीके का ईश्वरीय विश्वास है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब समाज का है। गांधी का संरक्षिता सिद्धांत उच्च कोटि की नैतिकता पर आधारित है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कठिन त्याग और तपस्या की आवश्यकता है, आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। आर्थिक समानता, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एबोलिशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब देखते हैं गांधी जी क्या बोलते हैं आगे। गांधी के अनुसार समाज में गरीबी का मूल कारण आर्थिक विषमता है, अतएव इसका उन्मूलन कर समाज में आर्थिक समानता को लाना है। आर्थिक समानता लाने की दो पद्धतियाँ हैं, ठीक है। गांधी जी ने दो पद्धति बताया है जिससे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को समाज में लाएंगे। पहला आपका साम्यवादी व्यवस्था और दूसरा गांधीवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था क्या है? साम्यवादी व्यवस्था में आपका पूरा का पूरा जो है सो संपत्ति जो है वो राज्य का होगा, व्यक्ति का संपत्ति भी बलपूर्वक छीन लिया जाएगा, उसे उतनी ही संपत्ति दी जाएगी जितने से उसका आवश्यकता पूरा हो जाए। मेनली ये जो स्थिति है वो क्या कहते हैं चीन में चलता है, रशिया में चलता है। गांधीवादी व्यवस्था क्या है कि उनको आग्रह कीजिए, ठीक है, कि आप अपना संपत्ति जो है सो दान कीजिए, त्याग कीजिए, लोगों के भलाई में खर्चा कीजिए। वो गांधीवादी व्यवस्था है कि आप एक गाल में थप्पड़ मार रहा था, आप दूसरा गाल आगे कीजिए,
ठीक है, चलिए गांधी जी का पहला हम लोग देखते हैं। साम्यवादी व्यवस्था, बलपूर्वक धन छीनकर, कम्युनिस्ट सिस्टम। साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा आर्थिक विषमता मिटाने के लिए धनिकों से बलपूर्वक धन छीनकर राज्य के अधीन कर दिया जाएगा। इसमें हिंसा का भी प्रयोग किया जा सकता है। रूस और चीन में साम्यवादी सरकार के अंतर्गत ऐसा ही किया गया। राष्ट्र की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। निजी संपत्ति का उन्मूलन किया गया। ठीक है, निजी संपत्ति का उन्मूलन किया गया और राष्ट्र की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आज भी हम लोगों के पास, हम लोग हर चीज़ का टैक्स देते हैं। जैसे ज़मीन देख लीजिए, आप ज़मीन का सरकार को टैक्स दे रहे हो, बिल्डिंग का टैक्स दे रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपका नहीं है, कार आपका टैक्स दे रहे हो, सब चीज़ दूसरे का है। इससे समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया गया। लोगों को आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए वस्तुएं दी गई। सारी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा। कृषि, व्यापार और अन्य उत्पादन साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा। गांधी ने साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना की है। ठीक है, गांधी जो थे वो साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, क्योंकि ये गांधीवादी विचार के थे। इनका काम था कि ये एक गाल दीजिए, दूसरा गाल भी ले लीजिए। ठीक है, तो बलपूर्वक पूंजीपतियों से धन छीनकर सार्वजनिक हित में उसका प्रयोग 3 कारणों से हानिकारक है। अब क्या क्या 3 कारण हैं कि हम लोगों को बलपूर्वक क्यों नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत धन बलपूर्वक तो छीन लिया जाता है, लेकिन उसका जो परिणाम जो है वो 3 निकलता है, जो कि समाज के लिए एक बहुत दुर्दशा का बात है। ठीक है, पहला, बल प्रयोग समाज में क्रोध, वैमनस्य और वर्ग संघर्ष का वातावरण उत्पन्न करेगा। दूसरा, बल प्रयोग द्वारा श्रमिक वर्ग सत्तारूढ़ तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसमें अपने विरोधियों का दमन करने के लिए बल का प्रयोग करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, पहला तो क्रोध वैमनस्य फैलेगा। दूसरा चीज़, बल प्रयोग कीजिएगा तो जो श्रमिक वर्ग क्या कहते हैं, सत्तारूढ़ हो जाएगा, सत्ता पर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद जो है सो जो अपना विरोधी है उसका दमन करना चाहेगा, किसी भी स्थिति में दमन करेगा। तीसरा जो है, बल प्रयोग द्वारा पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, लेकिन समाज ऐसे व्यक्तियों को खो देगा जिसमें धन का संग्रह करने की योग्यता है और जिनको उत्पादन की विधियों का ज्ञान है। ठीक है, जो माइंड होता है, माइंड बहुत लोगों का डेवलप होता है। ठीक है, माइंड और स्किल ये 2 डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत लोगों के पास माइंड उस तरीके का होता है, किसी के पास स्किल उस तरीके का होता है कि वो क्या कहते हैं उस चीज़ को सीखता है, और बहुत लोग जो है सो बाय बर्थ जो है सो सीखे हुए रहते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी उसमें वो गुण रहता है। जैसे एक ब्राह्मण का बच्चा ऑटोमेटिकली सारे बड़ा होगा तो उसको पूजा पाठ में मन लगेगा। ठीक है, तो वो उसका क्या कहते हैं माइंड उस तरीके का डेवलप किया हुआ है, उसको वैसा स्किल क्या कहते हैं मिला हुआ। ठीक है, उपयुक्त कारणों के आधार पर गांधी का कथन है कि हिंसात्मक उपायों से आर्थिक समानता की स्थापना करने से समाज और श्रमिक दोनों का अहित होगा। अतएव साम्यवादी व्यवस्था सही नहीं है। अब हम लोग गांधीवादी व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, गांधीवादी व्यवस्था देखते हैं जिसमें कि अपने मन से क्या कहते हैं आप अपना संपत्ति दान कर दीजिए। गांधीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति स्वयं स्वेच्छा से अपने धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में करेंगे। समाज में आर्थिक समानता लाने का यह अहिंसात्मक तरीका है। आर्थिक विषमता को दूर करने की यह रामबाण औषधि है। गांधी ने इस व्यवस्था का नामांकन संरक्षकता का सिद्धांत किया है। गांधी ने स्वयं लिखा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्य में हिंसा के द्वारा पूंजीवाद का दमन करने का प्रयास किया तो वह स्वयं हिंसा के जाल में फंस जाएगा। ठीक है, मतलब हिंसा के द्वारा पूंजीवाद का दमन नहीं कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप खुद फिर बहुत बुरी तरह फंस जाइएगा और फिर
कभी अहिंसा का विकास नहीं कर सकेंगे। मतलब उस देश में हमेशा हिंसा जो है वो होते रहेगी। आपको क्या कहते हैं, बाई फोर्स क्या कहते हैं, उस देश को चलाना पड़ेगा, बलपूर्वक उस देश को चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं संरक्षता के सिद्धांत को अधिक उत्तम समझता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग दो विचार देखे, एक साम्यवादी व्यवस्था, एक गांधीवादी व्यवस्था, ट्रस्टीशिप थ्योरी का। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय विचार क्या था। केंद्रीय विचार गांधी के अनुसार संरक्षता सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि धनी व्यक्ति या तो स्वयं समझे या उनको यह समझाया जाए कि उसके पास जो धन है वो समाज की धरोहर है। ठीक है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जिसमें से वे उतना भाग ले सकते हैं जितना वे अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उचित समझते हैं, और शेष भाग को समाज के लिए उपयोगी कार्यों में लगाएं। धनी व्यक्ति अपने फालतू धन को ऐसे उद्योगों में लगा सकते हैं जिनमें जनसाधारण को रोजगार मिले और जो उत्पादन में वृद्धि करे। ठीक है, वे अपने फालतू धन को जलाशयों, विद्यालयों आदि के समान लोक कल्याणकारी कार्यों में भी लगा सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास फालतू भूमि है वे उसे भूमिहीनों को दे सकते। क्या कोई देगा? जिनके पास भूमि है वो भूमिहीनों को देगा? कभी नहीं देगा। ठीक है, अगर स्वेच्छा से नहीं तो असहयोग द्वारा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर धनी वर्ग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को समाज उपयोगी कार्य में ना लगाएं तो क्या किया जाए? इस प्रश्न के उत्तर में गांधी ने कहा है कि धनी वर्ग को सन्मार्ग पर लाने के लिए अहिंसात्मक, असहयोग और सविनय अवज्ञा सही और अचूक उपाय है। सबसे पहला असहयोग आंदोलन गांधी ने जो है सो वो आपका चलाया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, कानून एवं राज्य द्वारा भी। अगर असहयोग का उपाय असफल हो जाए तो कानून के द्वारा धनी वर्ग को संपत्ति के परित्याग के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों की संपत्ति ली गई। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जो है वो जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और बोला गया कि इतने कुछ क्राइटेरिया तय कर दिया गया था कि इतने से इतनी भूमि जो है वो एक व्यक्ति रख सकता है। ठीक है, तो 1950 में फिर जो है सो उस समय देखिएगा कि उस समय भाई को तो बहुत सारी भूमि थी, बहन को भी भूमि बहुत सारा मिल गया। ठीक है, बहन को भी भूमि इसलिए मिल गया क्योंकि भूमि उस समय ज़मींदारों के पास बहुत थी और सरकार ना ले ले, इसलिए वो अपने परिवार में जितने लोग थे सबके नाम पर उतनी उतनी भूमि जो है सो करते चले गए। ठीक है, लेकिन आज के समय में वैसा नहीं है। कानून जन सहमति पर आधारित होना चाहिए। इस पर भी धनी वर्ग संरक्षता सिद्धांत का अनुपालन नहीं करे तो राज्य उसको संपत्ति को ले सकती है। इसमें राज्य को कम से कम हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो तो धनी संपत्ति राज्य ले सकती है और कम से कम हिंसा का प्रयोग राज्य को करना चाहिए। नेक्स्ट, संरक्षक का कमीशन, कमीशन ऑफ ट्रस्टी। गांधी संरक्षकों को कमीशन देने के पक्ष में थे। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति होगी उसको उतना ही अधिक कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास जितना संपत्ति होगा उसको उतना ही कमीशन दिया जाएगा। राज्य कमीशन की दर को निर्धारित करेगा। संरक्षक समाज को कितनी सेवा प्रदान करता है उस आधार पर उसका कमीशन निर्धारित किया जाएगा। मतलब आपके पास अगर 5 करोड़ है, उसके पास 3 करोड़ है, वो 50,000 का क्या कहते हैं समाज सेवा कर रहा है, आप 1 करोड़ का समाज सेवा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सरकार जो है वो कमीशन की दर तय करेगी कि इनको कितना मिलेगा कमीशन, इनको कितना मिलेगा कमीशन। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न संरक्षकों को विभिन्न प्रकार की कमीशन राशि दी जाएगी। उनकी राशि 25% से 75% तक हो सकती है। ठीक है, 25% से 75% तक हो सकती है। कमीशन की राशि सेवा के अनुसार घटती
घटती बढ़ती रहेगी। कमीशन देने में से संरक्षकों से अधिक संपत्ति अर्जन करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। गांधी का यह मत एक व्यवहारिक विचार है। अब संरक्षक का उत्तराधिकारी, ठीक है, सक्सेसर्स ऑफ ट्रस्टीज। सारे पॉइंट्स को बढ़िया से लिखिएगा कॉपी पे, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए कम से कम चैनल को। गांधी ने संरक्षक को अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत करने का अधिकार दिया है, लेकिन ग्राम पंचायत का से उसका अनुमोदन लेना होगा। वह उत्तराधिकारी सामाजिक हित में कार्य करेगा। अगर किसी संरक्षक का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति का स्वामी समाज होगा और उसकी पूरी संपत्ति का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरीके का कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं है तो ऑन डैट केस पूरा का पूरा उसका संपत्ति जो है समाज का हो जाएगा, और समाज जो है उसका उपयोग अपने तरीके से फिर करेगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है, बिग पॉइंट है कि संरक्षक सिद्धांत का लाभ क्या है। लाभ, गांधी के संरक्षक सिद्धांत के निम्नलिखित लाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये कर दिए हैं, सारे डिटेल्स में किए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गांधी संरक्षकता सिद्धांत के माध्यम से पूंजीपतियों को सुधारना चाहते थे। पूंजीपति धन संचय के दोषों को समझें और स्वयं उतना ही प्राप्त करें जो उनकी सेवाओं के लिए उपयुक्त है, और शेष धन समाज को लौटा दें। ठीक है, पहला। दूसरा, समाज की सारी संपत्ति संरक्षकता के अधीन होगी। तीसरा, पूंजीपति अपनी देखभाल के साथ दूसरों की भी देखभाल करेंगे। ठीक है, क्या क्या लाभ है। फोर्थ देखेंगे, श्रमिक पूंजीपतियों को अपना हितैषी समझेंगे और उन पर भरोसा करेंगे। ठीक है, श्रमिक, मान लीजिए तुम क्या ज़मीन दे दोगे, धन दे दोगे श्रमिकों को, उन्हें काम दोगे, तो वो भी तुम्हें अपना हितैषी समझेंगे कि हाँ मेरा अच्छा चाह रहा है। ठीक है, तो वो तुम पर भरोसा करेंगे। संरक्षकता सिद्धांत के द्वारा पूंजीपतियों और श्रमिकों में अच्छा संबंध स्थापित होगा। उसके बाद, एक संरक्षक का जनता के अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। संरक्षक अनेक उद्योगों की स्थापना करेगा। इससे अनेक मजदूरों को आजीविका कमाने का अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद 8वां, संरक्षक कल्याणकारी कार्यों का संपादन करेगा, जैसे विद्यालय की स्थापना, धर्मशाला का निर्माण, सार्वजनिक कुआं तालाब, नहर, सड़क, पुल, अस्पताल आदि का निर्माण। पहले के देखते होगे जमींदार लोग धर्मशाला बना दिए हैं, बड़ा बड़ा धर्मशाला है, मंदिर बना दिए हैं, तालाब बना दिए हैं। ठीक है, तो ये सब करवाते थे। 9th, यदि पूंजीपति स्वेच्छा से संपत्ति का त्याग करेंगे तो उससे समाज में संपत्ति की चोरी, रक्तपात और क्रांति नहीं होगी। 10वां, गांधी का कथन है कि संरक्षकता सिद्धांत से मुनाफाखोरी, शोषण, असमानता और गरीबी का अंत होगा और इससे समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, अब हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रस्टीशिप थ्योरी, संरक्षकता सिद्धांत की आलोचना करेंगे। तो विभिन्न आलोचकों ने संरक्षकता सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित रूप से की है। पहला जो है, ये एक काल्पनिक सिद्धांत है। हम लोग इस आधार पर भी करते हैं कि ये एक काल्पनिक सिद्धांत है। आलोचकों का कथन है कि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का त्याग नहीं करेगा और ना उसके संरक्षक बनेंगे। अतएव यह सिद्धांत कल्पना और झूठी आशा पर आधारित है। नेक्स्ट, अव्यावहारिक सिद्धांत, इम्प्रैक्टिकल थ्योरी। गांधी का संपूर्ण आर्थिक दर्शन नैतिकता पर आधारित है। लोगों में इसकी कमी है। नैतिकता के लिए जनता को उच्च शिक्षा एवं आदर्श शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, आजकल तो लोग भलाई करता है तो उसकी बुराई करने लगते हैं लोग। ठीक है, भला व्यक्ति का आजकल समाज में कोई गुजारा नहीं है। अच्छे से पढ़ाइए
तो उस टीचर की कोई कद्र नहीं होती है। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति भी अपने धन का त्याग नहीं करेंगे, अतः यह सिद्धांत अव्यावहारिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति जो है सो नहीं करेगा। आजकल कलयुग का समय चला हुआ है। ठीक है, जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाता है उसकी भी कद्र नहीं की जाती है, उसका भी अपमान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति के प्रति मोह, ग्रीडीनेस टुवर्ड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। आलोचकों का मत है कि मनुष्य का निजी संपत्ति के प्रति अधिक मोह और लोभ रहता है। ठीक है, आपकी निजी संपत्ति, आपका किसी में एक पैसा लगा हुआ रहे तो आप क्या कहते हैं, उसके लिए मरने जीने को रेडी हो जाइएगा। लेकिन वही वो पैसा दूसरे से आपको मिला हुआ रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप उसको कभी भी तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका एक पैसा किसी चीज़ में लग जाएगा तो वो आपके लिए मोह की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, कि उसे वह त्याग ही नहीं कर सकता। इस संदर्भ में मैकियावेली के शब्दों को उद्धृत किया जाता है, मनुष्य अपने पिता के हत्यारों को भूल जाता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ठीक है, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से डील करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरे टीचिंग स्किल्स कैसे लग रहे हैं वो बताइएगा, और भी वीडियोस में जो डाल रहा हूँ। सर्वहारा वर्ग के समान अधिनायक, लाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट क्लास। कुछ आलोचकों का विचार है कि संरक्षकता सिद्धांत सर्वहारा वर्ग के साम्यवादी अधिनायक तंत्र के समान है, जो समाज के नेताओं द्वारा अपनी वसीयत संभालने तक के लिए एक प्रकार से एक दल की ट्रस्टीशिप है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को टफ लग रहा है तो। ठीक है, धनी ट्रस्टी नहीं बन सकता, रिच कैन नॉट बी ट्रस्टी। आलोचकों ने कहा है कि धनी व्यक्ति कभी भी संरक्षक नहीं बन सकता। इस संबंध में एक रूसी कहावत है, मनुष्य मिलते हैं लेकिन पर्वत कभी अभिवादन नहीं करता। ठीक है, मनुष्य मिलते हैं लेकिन पर्वत कभी अभिवादन नहीं करता। ये एक रूसी क्या कहते हैं आपका कहावत है। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास में उदाहरण नहीं। इस सिद्धांत की व्यवहारिकता का मानव इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। गांधी ने एक कल्पना की है कि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से धन का त्याग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेनली जो संरक्षक सिद्धांत है उससे हम लोग समाज में जो है वो आर्थिक समानता लाने का गांधी जी ने प्रयास किया है। ठीक है, जब हम लोग आर्थिक विचार देखेंगे तो उसमें भी हम लोग संरक्षता सिद्धांत जो है एक पॉइंट रखेंगे। जब हम लोग आर्थिक विचार देखेंगे, अभी आपके टॉपिक्स में आर्थिक विचार है गांधी का, उसमें हम लोग संरक्षता सिद्धांत को भी रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेनली जो है सो ऐसा नहीं है। वो गांधी जी जो हैं, गांधी जी सिर्फ समाज में जो है आर्थिक समानता लाना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में पूरी की पूरी संपत्ति आ गई थी, कुछ मुट्ठी भर हाथों में, और ये जो खाई था गरीब और अमीर का वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक कल्पना किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपर्युक्त आलोचनाओं के आधार पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गांधी का संरक्षता सिद्धांत सराहनीय और महत्वहीन है। ठीक है, मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, और भी वीडियोस में दे रहा हूँ। ठीक है, वस्तुतः गांधी ने सभी आलोचकों को उत्तर देते हुए लिखा है, आप कह सकते हैं कि संरक्षता विधि शास्त्र की एक कल्पना मात्र है और व्यवहार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु यदि आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें तो मानव जाति की नियामक शक्ति के रूप में आज प्रेम जितना काम कर रहा है उससे कहीं अधिक काम कर सकता है। निसंदेह संरक्षता यूक्लिड की बिंदु की परिभाषा की भांति एक कल्पना है और उतना ही अप्राप्य है।
परंतु यदि इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाए तो हम किसी अन्य उपाय से इस संसार में समानता की दिशा में जितनी दूर जा सकते हैं उससे कहीं अधिक दूर इस सिद्धांत से जा सकते हैं। गांधी को विश्वास है कि उचित नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण पाकर संस्था सिद्धांत साकार हो जाएगा। इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने कहा है, मेरा आदर्श संपत्ति का समान वितरण है, ठीक है, किंतु जब तक मैं यह देखता हूँ कि यह संभव नहीं है, मैं यथासंभव समान विभाजन के लिए प्रयत्नशील हूँ। गांधी का कथन है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी धनी संरक्षक सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, लेकिन कुछ धनी इसका अवश्य पालन करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने जमनालाल बजाज का उदाहरण दिया कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति को सामाजिक हित में निछावर कर दिया। इसके साथ ही घनश्याम दास बिरला ने भी अपनी संपत्ति को जनहित में लगाया। संरक्षकता सिद्धांत वास्तविक जीवन में केवल प्राप्त करने योग्य ही नहीं, बल्कि यदि ईमानदारी से इसका पालन किया जाए तो यह समाज की समस्याओं को सुलझा सकता है। कितना आदमी संरक्षक बनता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, अगर यह सिद्धांत सही है तो यह जीवित रहेगा। मनुष्य को इसमें विश्वास की आवश्यकता है। विनोबा भावे ने भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान और राज्य दान के द्वारा गांधी के संस्था सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का अथक प्रयास किया। वे भी समाज में व्याप्त भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अन्याय और शोषण को भूदान के द्वारा करना चाहते थे। वस्तुतः संस्था सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार है जिसकी व्यवहारिकता पर शोध आवश्यक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह गांधी की अनुपम भेंट है जिसका चिरंतन महत्व है। गांधी को पूर्ण विश्वास था कि यह सभी सिद्धांतों में जीवंत है। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कम से कम मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियोस को, और कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मोटिवेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़ स्टूडेंट्स।